बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। एज वी नो है स्टूडेंट्स कि हम अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको सॉल्व करते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे। और अपनी प्रीवियस वीडियो तक हमने इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे उनको सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ था और तकरीबन हमने आधे न्यूमेरिकल्स या 5 न्यूमेरिकल्स अपनी प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर लिए हुए थे। और आज की इस वीडियो में जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो फर्दर रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उनको स्टार्ट करने के लिए चलते हैं फिर अपने बोर्ड की तरफ। अभी जो न्यूमेरिकल में स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल नंबर 10.6। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10.6। न्यूमेरिकल नंबर 10.6 में स्टूडेंट्स कहते हैं ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जरा डिफिकल्ट नहीं लेकिन है थोड़ा सा लेंथी, तो आई होप कि आप समझ पाएंगे इसको। A compound microscope has lens of focal length 1 cm and 3 cm। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके जो लेंसेज हैं उनकी जो फोकल लेंथ आ रही है वो 1 cm है और 3 cm है। An object is placed 12 cm from the objective lens। कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे 12 cm के फासले पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। If a virtual image is formed 20 cm from the eye। ठीक है, अगर आई से ठीक है 20 सेंटीमीटर अपार्ट एक विजुअल इमेज बन रही है, यानी उल्टी इमेज बन रही है। कैलकुलेट द सेपरेशन ऑफ लेंसेज एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेपरेशन ऑफ लेंस यानी डिस्टेंस ऑफ लेंस आप फाइंड करेंगे एंड दूसरा आपके पास जो मैग्निफिकेशन आएगी इंस्ट्रूमेंट की, यानी इंस्ट्रूमेंट हम जो यूज कर रहे हैं डिवाइस आपके पास आ रही है टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप की जो मैग्निफिकेशन आएगी आप वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन सिंपल हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं, प्रीवियस 2-3 मैग्निफिकेशन भी हमने की, इजी है। तो अभी इस कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं कि आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ठीक है, उसकी जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है। फिर कहते हैं कि लेंस से जो 3 सेंटीमीटर के फासले 1.2 सेंटीमीटर के फासले पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, और जो इमेज बन रही है वो आंख से 25 सेंटीमीटर दूर विजुअल इमेज बन रही है। तो इस केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है कि दो लेंस है उनके दरमियान सेपरेशन कितनी है, यानी दोनों लेंस के दरमियान कितना फासला आ रहा है, आप ये कैलकुलेट करेंगे पहली बात। और दूसरी बात, आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, यानी इंस्ट्रूमेंट तो भी जो यूज हो रहा है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है स्टूडेंट्स वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने गिवन डाटा की तरफ और सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। गिवन डाटा में सबसे पहले बताया जा रहा है फोकल लेंथ था, ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ था आईपीस। 1.0 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज इक्वल टू एफ ई, वो आपके पास स्टूडेंट्स आ रही थी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास जो गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पी, वो आपके पास आ रहा था 1.2 सेंटीमीटर। फोर्थ वन आपके पास आ रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज वो था पी, आपके पास है पी प्राइम। ठीक है स्टूडेंट, वो आपके पास है क्यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर। और माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चूंकि स्टेटमेंट में ही उन्होंने बता दिया हुआ है कि जो इमेज बन रही है, इमेज बन रही है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज के लिए वी नो वेल कि जब भी वर्चुअल इमेज की बात होगी तो हम जो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो हम माइनस के साथ 25 के साथ माइनस लगा रहे हैं। अब इसमें जो कैलकुलेट करना है आपने, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड स्टूडेंट आप करेंगे, एक तो आपने निकालना है इसके अंदर सेपरेशन ऑफ लेंस, यानी आप निकालेंगे एल। उसके बाद मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एम, ये आप फाइंड करेंगे दोनों की चीजें इस मेथड के अंदर। फिर कैलकुलेशन आपकी क्या आएगी,
कैलकुलेशन स्टूडेंट अब सबसे पहले हम निकालेंगे, कहते हैं एज सेपरेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। जो सेपरेशन ऑफ लेंस होती है वो क्या होती है, आपके पास वो लेंथ होती है माइक्रोस्कोप की, यानी दो लेंस पड़े हुए हैं, दो लेंस के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो डिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली क्या चीज होती है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप होती है एल। ठीक है, तो एल आपके पास क्या आएगा, एल इज इक्वल टू क्यू प्लस पी प्राइम। ठीक है, क्यू प्लस पी प्राइम आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा। अब इधर से अगर आप कहते हैं वी हैव टू कैलकुलेट क्यू एंड पी प्राइम। ठीक है, हमने क्या निकालना है, क्यू भी निकालना है और पी प्राइम भी निकालना है। एल को निकालने के लिए हमें क्यू भी चाहिए और पी प्राइम भी चाहिए, लेकिन हमारे पास दोनों ही मौजूद नहीं है। ठीक है, हमारे पास दोनों ही मौजूद नहीं है। ठीक है, अभी इधर जो आपके पास स्टूडेंट आ रहा था वो क्या क्यू प्राइम था, ये वाला क्यू प्राइम था, लेकिन हमें इधर चाहिए था सिंपल वाला क्यू। तो सिंपल वाला क्यू निकालने के लिए स्टूडेंट हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग के लिए यूज करेंगे लेंस फार्मूला। ठीक है, एस अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे एट द एंड, जब हमारे पास पी भी आ जाएगी, जब हमारे पास क्यू भी आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1/f 1/p प्लस 1/q। ठीक है, लेंस फार्मूला यूज करते हुए, तो आपके पास क्यू नहीं है तो आपने क्यू निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्यू के साथ 1/p जो है वो प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वो हो जाएगा माइनस में। तो आपके पास क्या बनेगा, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब p तो मौजूद है और f भी मौजूद है, और इसके लिए जो f आपके पास आएगा स्टूडेंट, वो f आएगा आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए, ये वाला। अब 1/q आपने कैलकुलेट करना है। 1/f नॉट था आपके पास 1 माइनस 1/p था आपके पास 3। ठीक है, यानी 1/1 अगर आप लिखेंगे, अगर इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 1/q इज इक्वल टू, आंसर एलसीएम आ जाएगा 3। ठीक है, एलसीएम क्या आ रहा है, 3 आ रहा है स्टूडेंट। सॉरी, p आपके पास है 1.2, p था 1.2, इधर भी आ जाएगा 1.2 एलसीएम आपके पास। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा 1.2 माइनस 1 में से -1 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2। अब अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो q इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.2। ठीक है, तो अब 0.2 को 1.2 के साथ अगर आप डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो आपके पास, सॉरी, 1.2 को 0.2 के साथ डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यानी आपने एल वाले फार्मूले में क्यू का फाइंड करना था, क्यू चाहिए था, उसके बाद पी प्राइम चाहिए था, तो सिंपल क्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, वो उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यू सिंपल की जो वैल्यू हमें चाहिए थी, क्यू सिंपल की वैल्यू आपके पास आ रही है 6 सेंटीमीटर। अब कहते हैं दिस इमेज विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। ठीक है, ये तो आपके पास आ गया इमेज का डिस्टेंस। तो अब ये जो आपके पास इमेज बन रही है, ये दूसरे लेंस के लिए क्या काम करती है, एज अ ऑब्जेक्ट, यानी दूसरा लेंस की जो इमेज बनेगी इसके लिहाज से बनेगी। ठीक है, इसके लिहाज से। इतना फॉर आईपीस q प्राइम इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, p प्राइम आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू, लिख लेता हूं मैं इधर, दिस इमेज will act as object for this. So according to lens formula, again according to lens formula,
अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला 1 over f is equal to 1 over f ये e आएगा, 1 over p ये प्राइम आएगा, प्लस 1 over q ये भी क्या आएगा, प्राइम आएगा। ठीक है, 1 over q भी क्या आएगा, ये सारे के सारे क्या आएंगे, प्राइम आएंगे। अब ये जो आपके पास q था ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि वी नो दैट इमेज इज विजुअल, तो 1 over f e is equal to 1 over p प्राइम minus 1 over q प्राइम। अब आप इसमें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं p प्राइम, ठीक है, तो p प्राइम के साथ 1 over q जो है वो माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 over p प्राइम इज इक्वल टू 1 over f e प्लस 1 over q प्राइम। तो q प्राइम की वैल्यू आपके पास गिवन थी, 1 over f e भी आपके पास गिवन है, 1 over f e आपके पास है 1 over 3 प्लस 1 over q आपके पास है 25। ठीक है, 25 आपके पास आ गया। अब चूंकि इधर माइनस लगाया तो इधर मैंने माइनस नहीं लगाया, क्योंकि हमने पहले ही फार्मूले को माइनस के हिसाब से अरेंज किया था। अगर इधर प्लस रहने देते तो फिर हमें इधर 20 के साथ माइनस लगाना था। ये बात ये नहीं करने, या तो इधर माइनस लगा रहे ना इधर माइनस लगा रहे, और एट द एंड आंसर आपके पास प्लस ही आएगा। ठीक है, एट द एंड आंसर प्लस ही आया। अब 1 over p प्राइम इज इक्वल टू, अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इन तीनों का आपके पास आएगा 75 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 25, इधर करेंगे तो आंसर आएगा 3, यानी 28 डिवाइडेड बाय 75 ये आ रहा है आपके पास 1 over p प्राइम। लेकिन आपको कैलकुलेट करना था p, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें आप, is equal to 75 divided by 28, तो p प्राइम का जो आंसर आएगा स्टूडेंट फाइनल वो आंसर आएगा आपके पास 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर ये आपके पास आ गया p प्राइम। यानी आपके पास जो सेपरेशन ऑफ लेंसेज का फार्मूला था l q plus p प्राइम, पहले तो हमने q कैलकुलेट किया, अब हमने p प्राइम भी कैलकुलेट किया। ठीक है, नाउ सेपरेशन ऑफ लेंस, सेपरेशन ऑफ लेंस क्या आएगी, फिर आपके पास आ रहा है l इज इक्वल टू q प्लस p प्राइम, तो l इज इक्वल टू q आया था 6, p प्राइम आपके पास आया 2.7। ठीक है, तो l इज इक्वल टू 8.7 सेंटीमीटर, ये इनके दरमियान आ जाएगी सेपरेशन। ठीक है, यानी दोनों लेंस का जो डिस्टेंस आ रहा था वो कितना आ रहा है 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कैसे निकाला हमने निकाला कि जो आपके पास इमेज बन रही थी पहली, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वजह से जो पहली इमेज बनी उसका डिस्टेंस निकाला, और उस डिस्टेंस उस इमेज की वजह से जो आपके पास ऑब्जेक्ट का लेंस का और उसका फासला आ रहा था वो निकाला, तो आपके पास क्या आ गया, दोनों को प्लस किया था हमने। ठीक है, इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज और आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों को प्लस किया तो आपके पास आ गई सेपरेशन ऑफ लेंस, दोनों लेंस के दरमियान इतना डिस्टेंस आ रहा है। अब दूसरी चीज हम स्टूडेंट फाइंड करनी थी मैग्नीफिकेशन, और मैग्नीफिकेशन किसके लिए थी, इंस्ट्रूमेंट के लिए, और इंस्ट्रूमेंट आपके पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पढ़ा था उसकी मदद से इधर मैग्नीफिकेशन को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला हमने पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए वो आपके पास था m इज इक्वल टू q और p 1 is equal to q over p into 1 plus d over f naught, 1 plus d over f naught। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है, तो वैल्यूज को पुट करने के लिए चलते हैं, m is equal to q आपके पास था 6, p आपके पास था 1.2। ठीक है, q और p के आपने वैल्यू पुट की, q आपके पास आया था ये वाली वैल्यू 6, p आपके पास मौजूद था 1.2, हमने वैल्यूज को पुट कर दिया। फर्दर आपके पास आ रहा है 1 प्लस d, डिस्टेंस आपके पास क्या आया था, डिस्टेंस यानी अभी जो l आया आपके पास, ठीक है,
यानी डिस्टेंस डी आपके पास क्या था 1 + 25, ठीक है। जो 25 आपके पास है 2 प्राइम में बेसिकली डिस्टेंस था आपके पास 25 डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है f नॉट था 1, ठीक है स्टूडेंट। इधर मैं लिख देता हूं सिंस q प्राइम इज इक्वल टू b, ठीक है, और d इज इक्वल टू हो जाएगा -25, ठीक है। ये आगे वैल्यूज पुट कर दी। अब आपके पास f e आ रहा है, इधर नॉट नहीं f e आ रहा है, तो f e आपके पास है स्टूडेंट 3। अब अगर इनका एलसीएम लें 6 ओवर 1.2 को एज इट इज रहने दें, ठीक है। 6 ओवर 1.2 इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 3, ये 3 इधर प्लस 25। अब 6 ओवर 1.2 28 ओवर 3। तो अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे वाली टर्म को नीचे वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पे ऐसा करें 6 ओवर 1.2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 6 ओवर 1.2 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 into 28 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 6 ओवर 1.2 जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 5, तो इधर आपके पास आ रहा था 28 ओवर 3। अब 5 को 28 के साथ मल्टीप्लाई करें और 3 के साथ डिवाइड कर दें, तो आपके पास 5 28 टाइम 5 20 टाइम 100 ओवर 5 8 टाइम 40, तो आपके पास 140 आ गया। 140 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 140 डिवाइडेड बाय 3, जब 140 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्टूडेंट 46.66 क्योंकि हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो मैग्नीफिकेशन ना तो नेगेटिव में होती है और ना ही पॉइंट्स में होती है, ये एक कंप्लीट नंबर होता है। तो हम कह सकते हैं मैग्नीफिकेशन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 46 से हमने किधर कन्वर्ट कर लिया, इसको नोट ऑफ कर लिया 47 के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। ये न्यूमेरिकल था आपके पास, इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना था, दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। नंबर 1 सेपरेशन बिटवीन लेंस, कि दो लेंस के दरमियान कितना डिस्टेंस आ रहा है वो कैलकुलेट करना था, और उसके बाद इसमें आपने कैलकुलेट करना था मैग्नीफिकेशन आपका इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट आपके पास थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए जो आपके पास मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था उसको यूज करते हुए हमने निकाल लिया इधर मैग्नीफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये मेरिकल था आपके पास 10.6। फर्दर नेक्स्ट मेरिकल हम करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं 10.8, ठीक है। 10.8 मेरिकल को पहले देखते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। 10.8 आई होप कि ये सारा न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पे साथ है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट चलते हैं अपने अगले वाले न्यूमेरिकल की तरफ। मेरिकल नंबर 10.8 कहते हैं एन astronomical telescope having magnifying power of 5 consists of two thin lens 24 cm apart, कि आपके पास एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर है 5 और उसके जो लेंसेज के दरमियान डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, यानी एल जो है 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। अब आपने सेपरेशन की मदद से फोकल लेंथ मालूम करनी है लेंसेज की। पहले हमने फोकल लेंथ की मदद से सेपरेशन फाइंड की थी प्रीवियस एक न्यूमेरिकल के अंदर, अब उसका रिवर्स आ गया, यानी सेपरेशन दी हुई है, ठीक है, मैग्नीफिकेशन भी दी हुई है, और आपने फाइंड क्या करना है इनकी फोकल लेंथ। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल इतना टफ नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं फिर हम इनको, पहले चलते हैं अपने गिवन डाटा की तरफ। तो गिवन डाटा में स्टूडेंट हमें पहले गिवन है एक तो मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन दी हुई है 5,
दूसरा डिस्टेंस ऑफ लेंस इज इक्वल टू एल, वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास जस्ट गिवन है दो चीजें, एक तो सेपरेशन ऑफ लेंस डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों लेंसेज के दरमियान, दूसरी चीज जो मैग्नीफिकेशन है वो दी हुई है। अब आपने जो कैलकुलेट करना है इसके अंदर टू फाइंड स्टूडेंट आपके पास आ रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस यानी ऑब्जेक्टिव के लिए अलग और आईपीस के लिए अलग। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वो आपके पास आ रही है एफ ओ, ये कैलकुलेट करेंगे। फिर फोकल लेंथ ऑफ आई एफ ई आप ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे पहले हमें निकालना है फोकल लेंथ, निकाल लेते हैं हम एफ ओ। ठीक है, सिंपल सा ये थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी इतना काम इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको समझ आएगी, उम्मीद है मुझे। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन के फार्मूले से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन क्या आएगी इसके अंदर, कैलकुलेशन स्टूडेंट आपके पास आएगी अकॉर्डिंग टू मैग्नीफिकेशन फार्मूला एफ नॉट ओवर एफ ई। इधर से आप एफ नॉट भी रिसर्च निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, लेकिन कुछ एक वैल्यू बन जाएगी। या एफ नॉट भी निकाल सकते हैं आप और एफ ई भी निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपल एफ नॉट निकाल लेता हूं स्टूडेंट। एफ नॉट ओवर के ऊपर था, एफ ई या ओवर के नीचे था, तो आपने एफ नॉट निकालना है, तो एफ नॉट इज इक्वल टू एम एफ ई आ जाएगा। ठीक है, एफ नॉट का ये फार्मूला बन गया। अब चूंकि m हमारे पास गिवन है, तो m की जगह की वैल्यू पुट करें, f नॉट इज इक्वल टू 5 f e। ठीक है, ये आपके पास अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि एक वैल्यू आ गई आपके पास f e की। फिर अभी आपने क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंस ये होता है कि जो दोनों लेंस की फोकल लेंथ आपके पास आती है उनको प्लस कर दें तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, इन सेपरेशन ऑफ लेंस आ जाती है। अब चूंकि आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूले की मदद से हमने वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, वो भी आपके पास मौजूद है, और उसके बाद आपके पास जो सेपरेशन थी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज ये भी गिवन है। तो अब क्या करें, आप फार्मूला लगाएं, L is equal to F naught plus F E। ठीक है, सेपरेशन का फार्मूला लगाया, सेपरेशन बिटवीन टू लेंसेज वो बराबर था, यानी दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ को प्लस करेंगे तो आपके पास सेपरेशन ऑफ लेंस आ जाएगा। तो L आपके पास गिवन था 24 इज इक्वल टू F नॉट की जगह आप ये वैल्यू पुट करेंगे 5 F E प्लस F E, यानी 5 F E में एक F E को प्लस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 F E। 24 इज इक्वल टू 6 F E। ठीक है, तो हमने F E कैलकुलेट करना था स्टूडेंट, तो F E कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या आएगा, F E एक तरफ 24 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, यानी 6 1 are 6 और 6 4 are 24। तो F E आपके पास जो आ गई है, डिस्टेंस ऑफ आई पीस जो आया आपके पास वो आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, कितना आ गया आपके पास, वो आ गया 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सी थी कैलकुलेशन ये वाली, कोई टर्निंग पॉइंट इसके अंदर नहीं हमें नजर आया अभी तक, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रख लें। बाकी अब आपने निकालना था F नॉट, तो ये F E की वैल्यू अगर आप इस फार्मूले में पुट कर दें, ठीक है, जो हमने पहले F नॉट का निकाला था, तो आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगी। तो उसके लिए स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपके पास F नॉट इज इक्वल टू 5 F E था, तो F नॉट इज इक्वल टू 5 F E की जगह आ गया 4, तो F नॉट का जो आंसर आएगा 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपके पास लेंस है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है वो है 4 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपके पास आई है वो है 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन।
ठीक है, दोनों फोकल लेंथ आपने कैलकुलेट करनी थी, आसानी के साथ कर ली विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफिकेशन पावर फार्मूला एंड सेकंड वन विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन ऑफ लेंसेज फार्मूला। ठीक है, दो फार्मूले यूज किए, एक मैग्नीफिकेशन का, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन लेंस का फार्मूला। इन दोनों की मदद से आपके पास फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ गई, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी आ गई। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन थी और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट जी आपके पास न्यूमेरिकल है सारा साल शुदा। मैं फर्दर नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करने जा रहा हूँ। वो न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है जो 10.8, ये था 10.9 आगे वाला होगा। ठीक है, 10.9 की जो स्टेटमेंट है उसमें बता रहे हैं, कहते हैं a glass light pipe in air will totally internally reflect a light ray if its angle of incidence is at its least 39 degree। एक ग्लास लाइट पाइप है, टोटली उसकी जो इंटरनल साइड है वो टोटली रिफ्लेक्टेड है। ठीक है, और रिफ्लेक्टेड की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बनता है वो बनता है 39 डिग्री का। व्हाट इज द मिनिमम एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ पाइप इन वाटर? कि अगर पाइप जो है वो पानी में पड़ा हो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो मिनिमम एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे दिया हुआ वाटर का 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33। अब गिवन डाटा स्टूडेंट आपके पास क्या है, सिर्फ कह रहे हैं आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर। ठीक है, वो होता है आपके पास थीटा सी, क्रिटिकल एंगल, वो है 39 डिग्री। एक थीटा आपके पास गिवन है, एक आपने फाइंड करना है। फिर टू उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो आपके पास आ रहा है 1.33। ठीक है, फिर टू फाइंड, इसके अंदर आपने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड स्टूडेंट टू फाइंड कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वाटर। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर। ये वाटर के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था थीटा प्राइम सी वो क्या होगा? ठीक है, ए के अंदर इन एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है और वाटर के अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आपने फाइंड करना है। तो कहते हैं फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट पाइप यूजिंग द फार्मूला। ठीक है, एंड कैलकुलेशन क्या है आपके पास, कैलकुलेशन में स्टूडेंट कहते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, बाय यूजिंग फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा सी। ठीक है, 1 ओवर साइन थीटा सी। अब अगर आप n निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपके पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू 1 ओवर, सॉरी इधर अगर वैल्यूज को पुट करें तरतीब एक सही रह जाएगी, 1 ओवर साइन थीटा सी आपके पास आ रहा था 39 डिग्री का। ठीक है, थीटा सी क्या था 39 डिग्री, तो आपने साइन थीटा की जगह 39 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट साइन 39 डिग्री आपके पास आता है n इज इक्वल टू 1 ओवर 0.629। तो जब आप 0.629 मालूम कर लेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा यानी m का जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1.59। ठीक है, ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आया। ठीक है, फॉर वाटर, सॉरी फॉर एयर। एयर के बाद आपने फाइंड करना था वाटर के लिए, तो वाटर का मौजूद है, आपने एयर का फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो
तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हमने निकाल लिया, ठीक है। एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर की बात कर रहे थे, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वो उन्होंने स्टेटमेंट के अंदर ही दे दिया हुआ था। लेकिन जो दूसरा एयर के लिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, तो वो हमने इस फार्मूले को यूज करते हुए एन निकाला, ठीक है। ये एन निकालने का मकसद ये है कि चूंकि हमने फर्दर जो स्नेल्स लॉ है उसको यूटिलाइज करते हुए हमने फर्दर वैल्यूज को निकालना है, तो इस तरह से हमें ये वाला एन भी कैलकुलेट करना पड़ा। अब कहते हैं बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ ग्लास वाटर इंटरफेरेंस, by using Snell's law, by using Snell's law, Snell's law को यूटिलाइज करते हुए आपके पास क्या था, n1 is equal to sin theta 1, n1 sin theta 1 is equal to n2 sin theta 2, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें आपके पास जो n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, ठीक है। चलिए हम ग्लास की बात कर रहे थे, तो इधर ये जो n आएगा ये ग्लास का आएगा। फिर n2 जो आपके पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। उसके बाद थीटा 1 आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आपके पास वो थीटा 1 प्राइम था। फिर थीटा 2 आपके पास नेगेटिव या फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करते हुए आप फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं n1, इसको आप कह सकते हैं n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो इधर आपके पास स्टूडेंट क्या आएगा, n1 इज इक्वल टू 1.59, n2 आपके पास आ रहा है 1.33, उसके बाद थीटा 1 आपके पास आ रहा है स्टूडेंट थीटा c प्राइम, थीटा 2 आपके पास आ रहा है 90 डिग्री। और चूंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, तो थीटा 2 बराबर होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये सारी वैल्यूज अगर आप इस फार्मूले में पुट करें, ठीक है, तो इस फार्मूले में पुट करने के बाद जो आपके पास थीटा c आएगा, जो कि हमें कैलकुलेट करना था, वो क्या आएगा, आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब n1 की जगह स्टूडेंट क्या आएगा, 1.59 sin थीटा 1 की जगह आ जाएगा थीटा c प्राइम इज इक्वल टू n2 की जगह आपके पास आ रहा है 1.33 sin 90 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। n1 की वैल्यू पुट कर दी, sin थीटा 1 की पुट कर दी, n2 की वैल्यू पुट की और sin थीटा 2 की वैल्यू भी पुट कर दी। अब ये वाली टर्म इधर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, यानी sin थीटा c प्राइम इज इक्वल टू, ठीक है। अब अगर आप sin 90 की वैल्यू पुट करें तो स्टूडेंट वो तो 1 ही होती है, ठीक है, यानी sin 90 जो होता है आपके पास वो 1 आता है। आप क्या करेंगे, 1.3 फिर 3 डिवाइडेड बाय 1.5 और 9 मल्टीप्लाई बाय sin थीटा, sin 90 डिग्री वो होता है 1 के इक्वल, तो 1 के साथ जिस मर्जी टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दे तो उस टर्म के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है वो वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.84 sin थीटा c प्राइम इज इक्वल टू 0.84। अब आपने तो निकाला स्टूडेंट थीटा, ठीक है, तो थीटा के साथ आ रहा है साइन, तो साइन इधर प्लस का दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, इनवर्स का साइन इनवर्स साथ आ जाएगा 0.84। जब आप कैलकुलेटर पर शिफ्ट को बटन को प्रेस करके साइन प्रेस करेंगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, फिर आगे वैल्यू लिख दें 0.84। तो 0.84 लिखने के बाद स्टूडेंट जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है थीटा c के लिए वो आपके पास आ रहा है 57 डिग्री, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट, वो आंसर आ रहा है 57 डिग्री। ये आपके पास एंगल आ जाएगा, एंगल कौन सा आ रहा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर वाटर।
कि आपके पास अगर एयर में रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था वो आपके पास है 39, लेकिन उसी पाइप को अगर हम पानी में रख दें तो पानी में रखने के बाद जो आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एंगल बनता है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, वो बनता है 57 डिग्री, यानी एयर में कम आ रही है उसकी वैल्यू, लेकिन जब आप बात करते हैं ग्लास में वाटर के अंदर तो उसके अंदर जो आपके पास थी वो ज्यादा आ रही है वैल्यू 57 डिग्री, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 10 के लिए, और आई होप कि आपको सभी न्यूमेरिकल्स की सही तरह से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर हम अपनी अगली वीडियो में अपने एक न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।